Welcome guys. Financial management. We are here to learn cost of capital. Yes. Hopefully आप सबके सब फॉर्मूले हो चुके होंगे. Cost of equity, cost of return earning, cost of preference share, cost of debt, cost of bond हो चुके होंगे ना. Yes. उसके बाद कैप एम भी हो गया आपका. पक्का. सो अभी अपने को क्या सीखना है? वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देखो मेरे पास 20% इक्विटी है, 20% रिटर्न अर्निंग है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, 30% डिबेंचर्स है, डेट है. आया ना? हो गया मेरा कैपिटल. आया ना? ना. इट इज 80%. 100% हुआ क्या? नहीं. वेटेड एवरेज में अपने को 100% का क्राइटेरिया फुलफिल करना है. हमेशा एक चीज याद रखो, मेरे पास 100 रुपए चाहिए और कौन से सोर्स से कितने रुपए आए हैं उसको मैं बोलूंगा वेट. मैंने के ई निकाला. के ई किसके लिए है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज वेल एज रिटर्न अर्निंग. हाँ ऑब्वियसली. यस और नो. के ई मेरा है 40, केपी मेरा है 10. ओके. मेरा केडी कितना रहने वाला है? 50. क्योंकि जब तक 100 पूरा नहीं होता, देख मेरे को, मैंने जितना कैपिटल लिया है उसको मेरे को प्रोपोर्शनेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, रिटर्न अर्निंग कितना, डिबेंचर कितना, अदर लोन्स कितने, और हर एक का मेरे पास क्या है? कॉस्ट है. तो वो परसेंटेज मतलब उसका वेट इनटू उसका रेट, और इसका जो वेटेड एवरेज निकलेगा दैट विल बी माय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. डब्ल्यू आई आर आई. आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ डब्ल्यू आई आर आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू आई, आई रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n. याद आ रहा ना? न्यूमरेटर में क्या? सम ऑफ डब्ल्यू आई आर आई. डिनोमिनेटर में क्या? सम ऑफ डब्ल्यू आई. मैं डिवाइड किससे करूंगा? वेट से. सो मेरे को वेट क्या करना है? इक्वेट करना है. अगर मेरे पास वेट नहीं दिया होगा तो मुझे वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर मुझे वेट नहीं दिया होगा तो मुझे वेट क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो किस हिसाब से होगा? मेरा टोटल कैपिटल और उसमें मेरा इक्विटी कितना आ गया वेट, प्रेफरेंस कितना आ गया वेट, डिबेंचर कितना आ गया वेट, अदर लोन्स कितने आ गया वेट. हाँ. सो ये हिसाब से मुझे जाना पड़ेगा. पक्का? श्योर? मतलब मुझे कौन से सोर्स ने कितना फंडिंग दिया है वो वेट के हिसाब से जब मैं उसके रेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आएगा वेटेड एवरेज रेट. उसकी सम टोटल लूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल वेट से उसको डिवाइड करूंगा, एंड आई विल गेट द वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यहाँ पे स्टेप्स वगैरह बहुत सारे दिए हैं, इतना ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है. पक्का? फर्स्ट स्टेप दिया है क्या क्या अपने पास? देखो टोटल सोर्स निकाला, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटर्न अर्निंग. आया क्या? परसेंटेज निकाला, टोटल कैपिटल के ऊपर लेने का क्या? इक्विटी पोर्शन कितना, रिटर्न अर्निंग पोर्शन कितना, डिवेंचर डेट पोर्शन कितना, निकाल लिया. वही दिया है. उसके बाद उसका जो केई है, केई से उसको क्या किया? मल्टीप्लाई किया. ओके. उसके बाद वैक निकाला, खत्म. कैलकुलेशन ऑफ वैक दिया. देखो रिटर्न अर्निंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? के आर 10%, इक्विटी का कितना है? के ई 11%, प्रेफरेंस का कितना है? 9%, केपी, लॉन्ग टर्म डेट का कितना है? 6%. ये आर है. अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? वेट. डब्ल्यू आई आर आई, ये आर आई है तो अपने को डब्ल्यू आई निकालना है. डब्ल्यू क्या है बेटा? 25% रिटर्न अर्निंग, 10% कैपिटल, 15% प्रेफरेंस शेयर और 50% क्या है? डेट. ये इसका टोटल 100 होना चाहिए. ओके. अब इसको मल्टीप्लायर दिया, 10 इंटू 25% 2.5, 11 इंटू 10 1.1, 9 इंटू 35 1.35, 6 इंटू 53. टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया 7.95%. खत्म. कोई दिक्कत? श्योर? 100% समझा? ग्रेट. खत्म. चलो अभी
चॉइस ऑफ वेट्स, चॉइस ऑफ वेट मतलब बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? बुक वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली। क्यों? बुक वैल्यू फिक्स रहने वाली है, मार्केट वैल्यू विल बी फ्लक्चुएटिंग। हाँ है ना, यहाँ पे दिया है, चेक करो। एक्चुअली मार्केट वैल्यू इज मोर करेक्ट ऑप्शन, मोर करेक्ट, बट मोर कन्वीनियंट कौन सा है? यस और नो? हाँ, तो वही चीज दिया होगा, बुक वैल्यू वेट इज operationally easy and convenient. While using book value, reserves such as share premium and return profits are included in the book value of equity in addition to the nominal value of share capital. Here, the value of equity will generally not reflect historical asset values as well as the future prospect of an organization. अभी market value क्या है बेटा? Weight is more correct and represent firm's capital structure. It is preferable to use market value weight for the equity, while using market value reserves such as share premium and return profits are ignored as if they are in effect incorporated in the value of equity. It represents existing condition and also takes into consideration the impact of changing market condition and the current prices of various security. Similarly, in case of debt, market value is better to be used rather than book value of the debt, though the difference may not be very significant. Equity में difference significant रहेगा, debt में नहीं रहेगा, उसमें ज़्यादा difference नहीं रहेगा. There is no separate market value for retained earning. Market value of equity share represent both paid up equity share capital and retained earning, but cost of equity is not same as the cost of retained earning. Hence, to give market value weights, market value of equity share should be appropriated in the ratio of book value of paid up equity capital and book value of retained earning. क्योंकि retained earning का अपना क्या है, KR का formula है, that is different and K is different. Yes or no? 16th illustration लेने का अभी मेरे हिसाब से अभी illustration ही चलोगे ना? कितने illustration है? अरे कितने हैं? हाँ, कितने हैं? 18. तो अपन कौन से पे अभी यहाँ पे? 16 पे, ठीक है चलो. मतलब सिर्फ 3 illustration है, इतने कम क्यों है? तो एक्सरसाइज में रहेंगे ना? हाँ तो वो सॉल्व करेंगे. चलो, cost of equity of a company is 10.41%. Okay, while cost of retained earning is 10%. K दिया है, KR दिया है. There are 50,000 equity shares of 10 each. Return earning 15 lakh rupees. मतलब ये हुआ 5 लाख का बुक वैल्यू. मार्केट प्राइस पर शेयर इज 50, मतलब ये हुआ 25 लाख का. अपने को वैक निकालने का है यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट इफ देर आर नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. क्या करना पड़ेगा? क्या? अरे रिटेन अर्निंग की कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है, दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन इक्विटी, ऐसा बोलते हैं अपन. और रेशो क्या लेना है? 1:3, 5 लाख से 15 लाख. हाँ या ना? नहीं समझा? तेरा कैपिटल कितना है? 5 लाख. तेरी रिटर्न अर्निंग कितनी है? 15 लाख. मतलब तेरा नॉर्मल इससे बुक वैल्यू जो आएंगे तो कितना आएगा? 20 लाख के ऊपर. आया ना? अभी जो रिटर्न अर्निंग है उसको सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं है. सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट बोथ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड रिटर्न अर्निंग, but cost of equity is not same as cost of return earning. Hence, to give market value weight, market value of equity share should be apportioned in the ratio of book value of paid up equity capital and the book value of return earning. तो रेशियो क्या है? 1:3. तो वेट तो वही हो गया ना, 1:3. तो तेरे पास 11.41 है और 3 शेयर किसके है? ये बच्चे के. अरे आया ना? सो निकालो. कैसे निकालोगे? सिंपल, जो मैंने अभी बोला, टोटल वैल्यू मार्केट वैल्यू निकालो. कितनी है? 25 लाख. उसमें
1:3 रेशो करो, कैपिटल का 1, बाकी का रिटर्न अर्निंग का। तो 4 से डिवाइड करो, 24 लाख प्लस 1 लाख मतलब 625 इक्विटी का, और इसका 1875। अरे आया ना, सो खत्म, वेट आ गया तेरे पास 25% एंड 75%। सो 10.41 जो है तेरा, अरे हाँ या ना, 10.41 और 10, इसके हिसाब से जाओ, कैसे है। अरे इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा WR, दो चीजें चाहिए। तेरे पास वेट आ गया, वेट क्या है, 25%, 75%, 0.25 और 0.75, और रेट आ गया तेरे पास 10.41 और यहाँ पे 10। सो मल्टीप्लाई कर, 10.41 इंटू 0.25 इक्वल टू M+। उसके बाद सीधा आ गया ना 0.75 इंटू 10, 7.5, M+ मार, MRC मार, 10.10, अरे 7.5 तो एक आ गया, इक्विटी का भी निकालना। 10.41 इंटू 0.25 कर कैलसी पे वापस, 10.41 इंटू 0.25 कितना आया, 2.60 प्लस 7.5, खत्म। ये मार्केट वैल्यू तुमको दिया है, बट वेट क्या है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, 25%, 75%, 0.25, 0.75, एक ध्यान समझे। और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये जो पॉइंट में लिया, इसको पॉइंट में मत लो, इसको परसेंटेज में लो सीधा, 10.41%, 10%। सो 10.41% को 0.25 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 2.6%, और 10% को 0.75 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 7.5%। सो यहाँ पे आया 2.60%, और यहाँ पे 7.50%। सो ऑटोमेटिकली कितना आया, 10.10%। दिस विल बी योर वैक, समझा क्या, खत्म। ओके आगे 17, कैलकुलेट वैक यूजिंग द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू। सीधा है, डिबेंचर 5, प्रेफरेंस शेयर 5, इक्विटी शेयर 10, मतलब 25, 25, 50, 0.25, 0.25, 0.50। डिबेंचर का मार्केट प्राइस दिया है 105, प्रेफरेंस का 110, इक्विटी का 24। यस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, 10 रुपीज पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, 10% कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर मैच्योरिटी मतलब क्या, क्या बोला, मेरे को समझा नहीं क्या। हम्म, तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, मतलब क्या, वो क्या रहता है। हाँ, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट, जनरेशन कॉस्ट, आया ना, पक्का। वापस क्वेश्चन पढ़ो, टेंशन मत लो, मैं बैठा इधर। डिबेंचर 105 रुपया है मार्केट प्राइस, प्रेफरेंस शेयर 110 रुपया है, इक्विटी शेयर 24 रुपया है। कोई तकलीफ, पक्का। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपया, उसका आसान चीज है, अपने को निकालना किसका है, डिबेंचर का और प्रेफरेंस शेयर्स का। यहाँ पे दिया है 100 रुपए के डिबेंचर रिडीमेबल एट पार है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट में ही 100 रुपया मेंशन किया है रिडीमेशन का। तो मेरा 5 रुपए बेनिफिट दिख रहा आज की तारीख में, 10% कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, ओके। टैक्स रेट कितना है, 30%, मतलब 7%, 7%।
और 4% क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट है, जिसको मेरे को अपॉर्शन करना पड़ेगा 10 सालों में। आया ना डार्लिंग? 4% क्या है? मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब वो फ्लोट करने के लिए मेरी जो कॉस्ट है वो है, उसको मेरे को कितने साल की लाइफ है? 10 साल की। तो मेरे को इवनली उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट। आया ना? उसके बाद क्या बेटा? प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है पर शेयर, रिडीमेबल एट पार ही है, टेंशन का काम नहीं। लेकिन 5% कूपन रेट है और 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है 10 ईयर मैच्योरिटी। तो 2% फ्लोटेशन कॉस्ट का मेरे को कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा क्या? देखते हैं, देखते हैं। उसके बाद इक्विटी शेयर हैज 4 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस इज 24। ओ बाबा बाबा, बहुत ही ग्रेट हो गया ये तो। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 1 रुपी विद एनुअल ग्रोथ ऑफ 5%। मतलब तुमको नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड मिला है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी मिला है 5 रुपीज का, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो। प्राइस है तुम्हारे पास, डिविडेंड भी है, तेरे पास ग्रोथ रेट भी है, तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल जो है तुम्हारा दिया वाला, उससे तुम क्या निकाल सकते हो? प्राइस के ही निकाल सकते हो। द फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स 30% है। यूज वाईटीएम मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। वाईटीएम मतलब क्या? यील्ड टू मैच्योरिटी, यस और नो? मतलब आईआरआर निकालने का है तुमको। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेरे को नहीं समझता, आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ा ये। तुमने पढ़ा ना वाईटीएम? पढ़ा क्या? क्या है वाईटीएम में? आईआरआर निकालना पड़ेगा क्या? पक्का? श्योर ना? अपन तो सीधा निकालने चले थे। कॉस्ट ऑफ डेट कौन से मेथड से बोला है उसने? वाईटीएम मेथड से बोला है ना? किस किस का बोला है? दोनों का। ओके, चलो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दिया, आसान है भाई। डिविडेंड अगले साल का ही दिया है, 1 रुपी डिवाइडेड बाय यस, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट लेस होगी, अपने बाप को लेस करना पड़ेगा उसको। सो 24 रुपया माइनस 4 रुपया, तो P0 कितना है यहाँ पे? 20 रुपीज। यस और नो? प्लस ग्रोथ रेट तुमको मालूम है, सो 1/20, 5% प्लस 5%, मतलब क्या बेटा? 10%। अरे हाया ना, देखो मेरे को ज्यादा नहीं आता, बहुत खुली चीज है। डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0। यस, P0 मतलब 24 माइनस 4, कितना है डार्लिंग? 20। सो 1/20 कितना आया? 5%। ग्रोथ रेट भी क्या है? 5%। सो 5 + 5 10। कोई तकलीफ? सो के निकला डार्लिंग। अरे निकला क्या? चलो आगे, कॉस्ट ऑफ डेट। ये बाप रे, ये क्या लिखा है? करंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, 7%। ऐसा नो? इंटू PVAF R to 10 प्लस RV इंटू PVIF R to 10, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है पगले। यस और नो? रेंजिंग क्या बेटा? R to 10 पहला लिया क्या बेटा? बाप रे, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल पे जाके दिया इन्होंने। इसको आसान कर सकते अपन? नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? बोलो ना। 4 रुपए 20 पैसा फ्लोटेशन कॉस्ट है मेरी, खुली चीज है। 105 पे 4%, 105 पे 4% मतलब 4 रुपए 20 पैसे, मतलब 100 रुपया
80 पैसे। ये सुनो, ये मेरा क्या आ गया, प्राइस आ गया। उसके आगे मेरा टैक्स रेट जाके कितना आ गया, 7%। ये सुनो, सो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एट डिस्काउंटेड 5% एंड 7%। जीरो को कितना मिलने वाला है, 100 रुपये 80 पैसे। उसका वैल्यूएशन 1 रुपया है। सो व्हाट आई एम गेटिंग, प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये 80 पैसे। कोई दिक्कत डार्लिंग? अरे आया ना, 5% और 7% से निकालते। तुम बोलोगे 7 से क्यों निकाल रहे, क्यों? आईआरआर के लिए मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, 10%। 30% डिडक्शन के बाद कितना जाने वाला है, 7%। तो मैं 7 से ले रहा हूं। चलो कैलकुलेट करो 7 से। मेरा ये क्या है, पेमेंट कितना है, कैश फ्लो। कूपन रेट क्या है मेरे लिए, कितना है, 7 रुपये। हाँ या ना, पक्का? चलो करो, कैलसी है तुम्हारे पास, 5% लो। 1/1.05 इक्वल टू m प्लस कर 10 बार। 1/1.05 इक्वल टू m प्लस कर 10 बार। पहला डिस्काउंटिंग आएगा एमआरसी करने के बाद, 7.722। कोई दिक्कत, इंटू 7 रुपया। पक्का? ये बाहर जा रहा है, ऐसा पकड़ के चल रहा हूं मैं आज की तारीख में। वापस कर, 1/1.07 इक्वल टू m प्लस 10 बार। गलत हो रहा, यहाँ पे तो 7.024 दिया है। वो आगे का निकाल रहा है क्या, वो मत निकाल, वो ठीक है, वो अपन वापस करेंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस होंगी। 10th वाला लिख सकता है तू, लेकिन करने देना उसको, उसका हाथ बैठेगा वो चीज पे। ओके, इंटू 7। ओके, अभी लास्ट ईयर का अपने को क्या निकालने का है, प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? वो टाइम पे अपन 100 रुपए देने वाले, प्रेप कौन से, फेस वैल्यू को। पक्का? सो सिंपल लॉजिक है, 1/1.05, 10 बार करने का है तेरे को। 10वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आया, 0.614 आया। वैसे ही 1.07 के लिए निकालना, 1/1.07। 508 आया। मतलब आज के रेट्स के हिसाब से 64 रुपीज दूंगा, 50 रुपीज दूंगा। कोई दिक्कत? पक्का? एक आया प्लस में, एक आया माइनस में। मतलब मेरा आईआरआर 5 से 7 के बीच में रहेगा। वाईटीएम दिया है ना, वाईटीएम की वजह से आईआरआर निकालना पड़ा। ओके, सो इक्वेट किया, कैसे करेगा, कुछ नहीं, टेंशन मत लेना। ले कैलसी पे, 14.65 प्लस 0.83 प्लस 0.83 कितना आया, 15.4, 15.48 इज इक्वल टू 2%। यस और नो? उसके बाद 0.83 इज इक्वल टू व्हाट, निकालो। 2 डिवाइडेड बाय 15.48 इंटू 0.83। जो भी आएगा -7 करो उसको। आया क्या देख, 6.89 कॉस्ट ऑफ डेट। इक्वेट किया, बाकी कुछ नहीं किया। इधर से खाओ इधर से खाओ, एक ही आने वाला है। सो तुम्हारा आईआरआर समझा, वाईटीएम ध्यान से देखने का, नहीं तो कितना भी तुम प्रो बनो लटक जाओगे। पढ़ो ढंग से। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी वाईटीएम से ही निकालने का है।
अरे हाँ या ना? सो एनपीवी निकालो, प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी है अपनी कॉस्ट? अरे टिकट, पागलपंती मत कर, मैं तेरे को इंटरेस्ट रेट पूछ रहा हूँ, मतलब डिविडेंड 5%, मतलब तेरे को देखना है एक 5% से निकालना है, वो प्लस आता है कि माइनस है देखने का। अगर वो प्लस रहा तो आगे जाने का, अगर वो माइनस रहा तो पीछे आने का। क्योंकि 5% से प्रेजेंट वैल्यू से तेरी वैल्यू क्या आ रही है? माइनस में आ रही है, मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया? फैक्टर ज्यादा हो गया। तो कम से कंसिडर करेगा तो तेरा आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा, एनपीवी। तू बोलेगा सर मैं उससे ज्यादा लिया तो तू और माइनस में जाएगा। समझ रहे हो? सो एक फिगर निकालो। कभी कभी तुमको एक से जगह पे दो की जगह तीन तीन में निकालना पड़ता, तुम बोलोगे क्यों? कभी कभी वो माइनस में ही रहेगा, दोनों प्लस में आएगा ही नहीं। इसके लिए तुमको ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाली चीज अच्छे से पता होना, इसलिए प्रैक्टिस करो। अभी समझाना, नॉर्मल चीज है, एक 5% से लिया है, एक 3% से लिया है। तो अपने को पैसे कितने मिल रहे हैं? 110 रुपया। मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? 2% मतलब 2 रुपये 20 पैसे। 2 रुपये 20 पैसे चले गए, 107 रुपये 80 पैसे। आया ना? सो 107 रुपये 80 पैसे पहले साल में मिल गए। तो अपने को इक्वेट कितने करने के? 107 रुपये 80 पैसे। कौन से रेट अपने को परवड़ रहे, वो निकालने का है। पक्का? अपन दे कितना रहे? 5%। सो आर निकालो 5% से। 5 रुपए से अपन रेवेन्यू दे रहे हैं उनको डिविडेंड, वो 5 ही रहेगा, उसमें टैक्स डिडक्शन नहीं आएगा। डिबेंचर को 10 दे रहे थे लेकिन उसको 30% का डिडक्शन लेके अपन ने 7 पकड़ा था। ये आफ्टर टैक्स होने की वजह से यहाँ पे 5 को 5 ही रखो। कैलसी 1/1.05 इक्वल टू एम प्लस 10 बार करने की जरूरत नहीं, ऊपर किया है तुमने। किया है कि नहीं किया है? ऊपर से 10वें साल का भी निकाल के रखा है 5% से। 7.722.614 आया। अपन रिडीम कितने को कर रहे हैं? फेस वैल्यू को, 100 रुपए को। सो देखो 5% से आया -7.79, इसका मतलब ये माइनस में, तो प्लस में आने के लिए अपने को नीचे आना पड़ेगा। 5% से 107 रुपया रिकवर नहीं हुआ है, मतलब उससे कम एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। सो कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे मतलब 3% से निकालेंगे। करो कैलसी पे, 1/1.03 इक्वल टू एम प्लस 10 बार। और लास्ट का याद रखो, 10 वाला। 10 वाला कितना है? हाँ वो डाल दो, क्योंकि 10 साल बाद उतने पैसे देने वाले। आया क्या? हाँ, और एमआरसी मारो अभी। बस दोनों आगे तुम्हारे पास। 5 रुपए से मल्टीप्लाई करो 42.65, और यहाँ पे 100 रुपए से 74 रुपए 40 पैसा। सो रिकवरी कितनी हो रही है? 9 रुपए 25 पैसे की, अगर तुम 3% का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो। सो डिफरेंस कितना है? 2% का। 2% में कितना है? 9.25 प्लस 7.79, मारो टोटल। 9.25 प्लस 7.79, 17.04 इज इक्वल टू 2%। ओके बेटा, अभी तुम निकाल सकते हो 7.79 इक्वल टू व्हाट? सो करो 2% डिवाइडेड बाय 17.04, यस, इनटू 7.79। जो भी आया ना, -5 कर, है क्या? देख 4.08 तूने गलत लिया, आ गया ना? हाँ, उसने कैलकुलेशन ही गलत किया। 72% 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाँ, 17.04 इंटू 7.79 -5, 4.08 आया क्या? IRR
अरे आया क्या, मतलब ये क्या आ गया तुम्हारा केपी। सो तेरे पास के ई है निकाला अपन ने 10%। अरे निकाला ना, 1/20 +5%। यहाँ पे के डी भी निकला, के ई भी निकला। अभी वेटेड एवरेज निकालो, बहुत नॉर्मल चीज है, टेंशन मत लो। 0.25, 0.25, 0.50, के ई है 10, तो उसका आएगा ₹2.5। नहीं सॉरी, इक्विटी 50% है। पागलपंती मत करो, इक्विटी कितना है, इक्विटी देखने दे मेरे को। हाँ तो पगले प्रेफरेंस और डिवेंचर 25-25 है, तो 0.25 इंटू के डी, 0.25 इंटू के ई, 0.50 इंटू के ई है 10%, मतलब वो आया 5% खुला। और निकालो ये केडी कितना है तेरे पास, गेल ले कैलसी पे 6.89, कैलसी पे ले 6.89 इंटू 0.25 इक्वल टू एम प्लस, वापस ले, उसी मत करा, 4.08 इंटू 0.25 इक्वल टू एम प्लस। ओके, और एमआरसी मार, 5% ऐड कर +5। देख आंसर आया क्या, नीचे देख 5%, उसके बाद जो भी है 1.02%, 1.723%, ये आया 7.74%। इतना डिफिकल्टी में मत जाओ ये मल्टीप्लिकेशन करने को, सिर्फ वेट और रेट का मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। और रेट भी तुम पॉइंट में लेने की जगह सीधा किस में लो, परसेंटेज में लो, एक ही आंसर आएगा। कोई तकलीफ, मतलब कैसा मैं बोल रहा हूं देखो, यहाँ पे तुम लिख रहे 0.25, यस 0.25, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 0.50। पहला है केडी कितना है 6.89, दूसरा कितना है 4.08, और तीसरा कितना है 10। इनको मल्टीप्लाई किया, क्या आया बेटा, पहला 1.723, दूसरा आया 1.02, तीसरा आया 5.000, यस। सो निकाल लो 7.74, अपने आप आ जाएंगे परसेंटेज, ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं, समझा क्या। 100%, तो इतना बड़ा टेबल नहीं बनाया, शॉर्ट में किया तो भी चलेगा, क्यों ये पॉइंट की वजह से तुम कंफ्यूज हो जाते, तुम्हारे औकात मेरे को मालूम है, तो अपने औकात से चलो। मैं भी तुम्हारे औकात का था, मैं भी इसी तरीके से सॉल्व करता था, क्यों मेरे को ये आसान लगता है। वेट लिखो, रेट लिखो, मल्टीप्लाई करो, अपने आप आंसर आएगा टोटल मारने के बाद, ये सुनो खत्म। कैलकुलेशन ऑफ बैक यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। अभी तेरे को मार्केट वैल्यू वेट लेने का है। पहला वेट कौन सा लिया था तूने, बुक वैल्यू, 5, 5, 10। रेट बदलने नहीं वाला डार्लिंग, रेट वही रहने वाला है। अभी तू वेट कैसे निकालेगा, बहुत लॉजिकल चीज है, देख डिबेंचर 105 रुपया, मतलब 100 की जगह 5% ज्यादा, मतलब 5 लाख का 5.25, यस। दूसरा क्या है बेटा, प्रेफरेंस 10, मतलब 5.50, इक्विटी 24, मतलब सीधा 24 लाख आया ना, मतलब क्या हुआ 24 लाख प्लस 5.50 प्लस 5.25, टोटल हुआ 34,75,000, यस और नो। इसको बेस मान के तेरे को क्या निकालने का है, वेट। क्या करेगा, एकदम आसान बोलता, कैलसी है, कुछ टेंशन मत ले, कैलसी है, ले 1/34,75,000 इंटू साइन दबाया 5,25,000 इक्वल टू कितना आया, पक्का। देख मैं लिखता हूं वेट यहाँ पे 0.151, अभी कुछ मत कर, 5,50,000 इक्वल टू दबा, कितना आया 0.158, अभी 24 लाख इक्वल टू दबा 0.691 आया गया। कोई तकलीफ, आसान है ना। अभी तुम्हारे पास रेट तो है कि नहीं है,
लिख रेट आगे 6.89 मेरे हिसाब से लिखने का, उसके बाद 4.08, उसके बाद 10.00, उसको सीधा मल्टीप्लाई कर ले। 6.89 इंटू 0.151 इक्वल टू 1.00। एम प्लस दबा इसको, अभी वापस कर 4.08 इंटू 0.158, क्या 0.644। ओके चलो, अभी कैल्सी, उसको कैल्सी की जरूरत नहीं है ठीक है, एमआरसी मारा प्लस 6.91 कितना आया 8.59%। ओके खत्म, देखो आंसर है क्या। अगर तुमको फास्ट सॉल्व करना है तो तुमको कैलकुलेशन में थोड़ा तो प्रो बनना पड़ेगा और कैल्सी का इस्तेमाल सही से करना पड़ेगा। तुम अगर हर एक फिगर लिखते रहोगे तो कोई भी फिगर में अगर पॉइंट में भी आगे हो गया तो तुम्हारा काटा हो जाएगा। तो उसके लिए तुम्हारे पास कैल्सी पे हर एक चीज क्या है, एम प्लस करने का ऑप्शन है, एमआरसी करने का ऑप्शन है, प्लस माइनस करने का ऑप्शन है, नया मल्टीप्लीकेशन डाल के उसका इफेक्ट लेने का ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें तुमको कैल्सी पे आनी चाहिए, तब जाके तुम्हारी एक्यूरेसी और तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। पक्का? और इतना डिफिकल्ट टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। ये जो पॉइंट से लिया ना, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मेरे को थोड़ा सा जमता नहीं है। इंस्टीट्यूट ने ये जो दिया है मेथड तो सही है, लेकिन क्या होता है हर बार 100 से ज्यादा डिवीजन करके वापस 100 से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट जाता है। इससे बेहतर सीधा परसेंटेज रेट लो, क्योंकि अपने को फाइनली क्या निकालने का है, परसेंटेज में निकालने का है। सो वेट एडजस्ट करो और जो भी तुमने केडी केई केपी लिया है डाल दो, खत्म करो। ओके आगे का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट मतलब तुमको मालूम है कंसेप्ट, कॉस्टिंग में सीखे हो तुम लोग। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? कॉस्ट इनकर्ड टू फंड एडिशनल कैपिटल। देख वहां पे क्या है, कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट, कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा सर्विस। तो यहां पे क्या है, कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोक्योर एक्स्ट्रा कैपिटल, बोल सकते हो ना। तुम बोलोगे सर ऐसा कहां दिया, अरे ऐसा नहीं दिया, लेकिन ऐसे ही दिया होगा। मार्जिनल का मतलब ही वही है ना, एडिशनल। एक लेवल से जो तुम एडिशनल कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल। खत्म। सो वही कंसेप्ट रहेगी, देख लेते। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल रूपी ऑफ कैपिटल। क्या बोला था, एडिशनल रूपी ऑफ कैपिटल जनरेट करने के लिए जो भी तेरी कॉस्ट आएगी उसको क्या बोलेंगे अपन, मार्जिनल कॉस्ट। सिंस द कैपिटल इज रेज्ड in a substantial amount in practice, marginal cost is referred to as the cost incurred in raising new funds. So marginal cost of capital is derived when average cost of capital is calculated using the marginal weights. Now marginal weights represent the proportion of the fund the firm intend to employ. Thus, problem of choosing between the book value of weight and the market value of weight does not arise in case of marginal cost of capital computation. To calculate the marginal cost of capital, the intended financing proportion should be applied as weight to the marginal component of cost. The marginal cost of capital should therefore be calculated in the composite sense when firm raises funds in proportional manner and the component cost remains unchanged. There will be no difference between average cost of capital, that is of total fund, and the marginal cost of capital. The component cost may remain constant up to certain level of fund raised and then start increasing with the amount of fund
रेज, नीचे आते एग्जाम्पल है, तुमको तुरंत समझ जाएगा। थेरी थोड़ा डिफिकल्ट जाता समझने को, बाद में वापस रिलेट करेंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे वापस एक बार एग्जाम्पल, फिर वो हिसाब से अपन क्या करेंगे, थेरी को लिंक करके लेंगे। एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ डेट में बी रिमेन 7% आफ्टर टैक्स टिल 10 lakh of debt is raised. Between 10 to 15 lakh, the cost may be 8% and so on. Similarly, if the firm has to use external equity when the retained profits are not sufficient, the cost of equity will be higher because of the flotation cost. क्योंकि हाथ में कम आएगा. When the component costs start rising, the average cost of capital will rise and the marginal cost of capital will, however, rise at a फास्टर रेट. नेचुरल है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, इसीलिए तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी. तुमने देखा है ना, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है इसीलिए टोटल कॉस्ट क्या होती है, राइज होती है. इकोनॉमिक्स में देखा था ना. वैसे अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है नए फंड की, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होने वाली है, होने वाली. वही चीज एक्सप्लेन किया है. कोई तकलीफ? 10 लाख तक तेरे को 10% से लोन है, 10 के ऊपर गया तो 12%, मतलब एडिशनल कॉस्ट आई ना. यस और नो? सो ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी उससे, पक्का? चलो, इलस्ट्रेशन 18 प्लीज रीड. बड़ा इलस्ट्रेशन है, काफी बड़ा है, पढ़ो. ABC Limited has the following capital structure which is considered to be optimum. क्या बोला है? Considered to be optimum मतलब बेस्ट. डिवेंचर 30,000, प्रेफरेंस शेयर 10,000, इक्विटी शेयर 1,60,000, मतलब 2 लाख का कैपिटल है. एंड ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है. कोई दिक्कत डार्लिंग? पक्का समझा? ग्रेट. Now 14% debenture, 11% preference share. The company share has market price of 23 rupees 60 पैसा. अपन ने यहाँ पे 16 रुपए से पकड़ा है. Next year dividend per share is 50% of the year 2022's EPS. ठीक है, EPS के 50% है. Following is the uniform trend of EPS of preceding 10 year which is expected to continue in future. ठीक है, 1 रुपया 10 पैसे, 10% ग्रोथ है. EPS में कितनी ग्रोथ है? सीधा 10% ग्रोथ है सालाना. नेचुरली उसके 50% क्या दे रहे हैं अपन, डिविडेंड, तो उसमें भी अपनी 10% ही ग्रोथ रहेगी ना, या 5% से रहेगी? अरे चोमू, ग्रोथ बेस पे रहती है ना. मेरा ईपीएस 10 रुपया है, मैं 5 डिविडेंड दे रहा हूँ. अगले साल मेरा ईपीएस 11 हो गया, मैं 5.5 डिविडेंड दे रहा हूँ. 5 रुपए की तुलना में ग्रोथ कितनी हुई मेरी? अब मेरे को नहीं समझता, तुम समझो तुम्हारा तुम्हारा. ऐसा क्या कर रहे? आया ना? मेरे को नहीं मालूम, हम देखेंगे, आज चेंज भी रह सकता है, गारंटी नहीं. चल कोई दिक्कत नहीं. सो ईपीएस दिया है 1.61, 2018 का भी दिया है. सीधा दिख रहा ना अपने को 10%, कहीं पे भी डेविएशन नहीं है ना. द कंपनी इशूड न्यू डिबेंचर कैरिंग 16% रेट. करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 96 रुपीज. अरे बाप रे, 14% थे बेटा, ये कितने हो गए? 16% से हो गए. और मार्केट प्राइस भी क्या है? 96. प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 9 रुपए 20 पैसा with annual dividend of 1.1 per share. ठीक है, were also issued. एनुअल डिविडेंड ये है. प्रेफरेंस का रेट क्या है रे? 11%, मतलब 10 रुपए का था, उसमें भी अपन ने टुकड़ा खाया 80 पैसे का. 50% का टैक्स ब्रैकेट है, मतलब 16 की जगह 8 आएगा.
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। पहला कॉस्ट ऑफ डेट कितना था? 7%। आया ना? मार्केट प्राइस कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं? कैसा बोला जाने मन, यस और नो? करना पड़ेगा ना? चल मेरे को बता, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? न्यू। अरे पागल, मेरे हाथ में आया 96, मैं दे रहा हूं 8 रुपया आफ्टर टैक्स। सो 8 डिवाइडेड बाय 96, 1/12 इंटू 100, 8.33। आया ना? देखो वही आया, क्या आया ना? ये आया कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलो केपी तुम्हारे पास है 9 रुपए 20 पैसे। यस, दे रहे हो डिविडेंड 1.1, पूरा दोगे? पूरा दोगे? सो 1.1 डिवाइडेड बाय 9.20 इंटू 100, आया क्या? देखो 12%। क्या? 956 पे उन्होंने 12 लिया है, ठीक है? पक्का? उसके बाद कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, बहुत आसान चीज है भाई। ग्रोथ रेट कितना है मेरा? 10%। समझा ना मेरे भाई? 5 नहीं है मेरे भाई, हाँ 10। पिछले साल भी 50% दे रहा है, इस साल भी 50% दे रहा है, लेकिन मेरा इनकम भी 10% से बढ़ रहा, तो मेरा डिविडेंड ग्रोथ भी कितना रहेगा? 10% से। कोई तकलीफ? पिछले साल कितना दिया था बता मेरे को? ईपीएस है उसका आधा, उसका आधा मतलब 1.18। आया ना? चलो लो, 1.18 डिवाइडेड बाय मार्केट रेट है ना तेरे पास? इक्विटी का मार्केट रेट दिया है ना? दिया ना 23.60, तो लो ना। इतना क्यों मेरे तरफ देख रहे टेंशन में? अभी एक सॉल्व करके दिया ना तुमको। डिविडेंड ऊपर लेने का, नीचे क्या लेने का? मार्केट रेट लेने का उसका 23.60। कितना इंटू 100 कर उसको तुरंत। 5% प्लस 10% ग्रोथ रेट, 15%। ये डे 5% में 10% ग्रोथ रेट नहीं है, वो सेपरेट है। हाँ, इसलिए टक्के निकालने को बोला तेरे को। 5% क्या है तेरा? डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ रेट, नेचुरली 10% ऐड होगा, मतलब 5 + 10 15%। कोई तकलीफ? देखो मेरे को नहीं आता ज्यादा, आया क्या? अरे ये तो गलत हो गया, लेकिन कि ये तो 15 आ गया। देन कैलकुलेशन ऑफ जी व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, ये क्या है? पक्का ना? श्योर ना? ये देख के कंफ्यूज मत हो, हाँ? ये जो पार्ट है अपन ने मुंह बोले कर दिया था, ये 1.18 आएगा आखिर में। हाँ। और ये 10% आया क्या? वो नेचुरल ग्रोथ रेट वही रहने वाला है। तूने वो वर्किंग नोट करके सिर्फ नोट करके लिखा ना, डॉट डॉट डॉट। ईपीएस इज 10%, वी आर गिविंग 15% ऑफ ईपीएस। सो मेरी जो ग्रोथ है, मतलब माई ग्रोथ इन द डिविडेंड विल ऑल्सो बी 10%, तो भी चलेगा, मतलब तेरे को समझा। एंड प्रीवियस ईयर ट्रेंड था 2.36, तो उसके 50% 1.18 में कंसिडर कर रहा हूं। ये 2 पॉइंट लिखे, ये कैलकुलेशन नहीं किया तो भी तेरे को उतने ही मार्क मिलेंगे, क्योंकि उनको यही देखना है कि तू समझा कि नहीं समझा। तू समझा श्याम? पक्का? हाँ। चल आगे। सो इट्स 15%। आगे कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आ चुके हैं अपन। ये तुम्हारी न्यू कॉस्ट आ गए डार्लिंग। ओल्ड कॉस्ट तुम्हारे पास है क्या? उसका कुछ यूज करेंगे? क्या? किसका? अरे वेट दिया है ना तेरे को ऊपर, आना ऊपर। क्वेश्चन में वेट नहीं दिया गया? 30 मतलब 15%, 10 मतलब 5%, 160 मतलब 80%। लिया क्या? वेट देख, लिया क्या? और रेट कौन सा लिया? जो अपन ने न्यू निकाला। चलो
कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि यही एडिशनल कॉस्ट है, ओल्ड कॉस्ट तो अपन ने निकाला ही नहीं। अरे पुराना कैपिटल फंडिंग की कॉस्ट निकाला क्या? नहीं, जो अपन नया इशू कर रहे उसका कॉस्ट अपन ने निकाला। तो वेट क्या लेंगे अपन? पुराना वाला। मारो टोटल। यहाँ पे भी 8.33% सीधा लो, 12% सीधा लो, 15% सीधा लो। 8.33 इंटू 0.15 कितना? सो यहाँ पे आया 1.25। उसके बाद 12 इंटू 0.5, सर 0.05। पागल होगी क्या? हाँ वो 0.06 आएगा, 0.60 आएगा, सही बात है ना? उसके बाद 15% इंटू 0.8, 12%, 13.85। ओके, हो गया, खत्म डार्लिंग। गुड। अभी क्या पूछा है आगे? चलो बी भी निकला ना अपना, ए निकला, बी निकला, अभी सी। डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड। क्या बोला है? डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड for capital investment before new ordinary shares must be sold, assuming that the retained earning for next year investment is 50% of 2022। क्या समझा रहे? पहले दो क्वेश्चन समझे तुमको? इसका मतलब बताओ मेरे को, क्या निकालने को बोला है? चौथा भी पढ़ो, पढ़ो। Compute the marginal cost of capital when the fund exceeds the amount computed in C, assuming new equity is issued at 20 per share। क्या बेटा? वो तो श्योर है। बोलो, मेरी रिटर्न अर्निंग बढ़ने वाली है कि नहीं है? क्या बोला? क्या बोला? अरे मेरा कैपिटल का बेस बढ़ेगा ना। 2 रुपए 36 पैसे मैंने कमाए, उसमें से 1 रुपया 18 पैसा मैं बांट रहा हूँ, मतलब बचा कितना? 1 रुपया 18 पैसा पर शेयर। मेरे पास शेयर कितने हैं? 10,000। मतलब 11,800 रुपये मेरे इनकम में बढ़ेंगे कि नहीं? रिटर्न अर्निंग में आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे तुम्हारे करण अर्जुन आएंगे ना 11,800 लेके, यस और नो? कि वो तुम्हारा माल है ना? तो नेचुरली वो क्या आ गया? अर्निंग में आ गया। कोई तकलीफ डार्लिंग?
पक्का? मतलब क्या? मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल आने वाला है 11,800 रुपया। हाँ या ना? आ जाओ आंसर में। द कंपनी कैन स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट विदाउट इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड विदाउट सेलिंग न्यू शेयर्स। क्यों? अरे मैं लूंगा ही नहीं लोन, जो चल रहा वही चलन दूंगा। तो जो चल रहा है वो चलेगा, तो मेरी नो न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी क्या? नहीं। स्टिल मेरे पास फंड्स अवेलेबल होंगे अगले साल कितने? 11,800। देखो, द कंपनी कैन स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नेचुरली विदाउट इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड विदाउट सेलिंग न्यू शेयर्स। कितने बेटा? रिटर्न अर्निंग बढ़ गई 11,800। कोई तकलीफ? सो द ऑर्डिनरी इक्विटी रिटर्न अर्निंग इन दिस केस इज 80% ऑफ द टोटल कैपिटल। सो 11,800 क्या है मेरा? 80% से टोटल कैपिटल का। हाँ है ना? सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर इशूइंग इक्विटी शेयर्स मैं कितनी कर सकता हूं? डिवाइडेड बाई 80%, 14,750। एज्यूम किया है, प्रोपोर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, नीचे, अभी नीचे डी आंसर लास्ट वाला। इफ द कंपनी स्पेंड्स इन एक्सेस ऑफ 14,750 इट विल हैव टू इशू न्यू इक्विटी शेयर एट 20 रुपीज पर शेयर। ये बोला है, मैं नया शेयर इशू करूंगा तो 20 से करूंगा। तुम बोलोगे 14,750 क्यों? डार्लिंग 11,800 मेरा 80% है। मैं 10% क्या रख रहा हूं? 5% क्या रख रहा हूं? डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर, क्या है ऊपर देखो ना यार। प्रेफरेंस शेयर रख रहा हूं 5%, और 15% क्या रख रहा हूं? लोन मतलब डिबेंचर। तो मैं वही रेशो कंटिन्यू कर रहा हूं। 11,800 को इसलिए 18%, 80% से डिवाइड किया। मतलब मैं कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूंगा बिफोर इशू ऑफ न्यू शेयर्स? मेरे को रेशियो चेंज करने का नहीं है, मेरे को रेशियो चेंज करने का नहीं है। तो 11,800 डिवाइडेड बाय 80%, सो आया 14,750। समझा क्या? अब रेशियो में क्या रहेगा? 5% प्रेफरेंस, 15% लोन, 80% रिटर्न अर्निंग। अगर उससे ज्यादा मेरे को क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। और जो शेयर में इशू कितने से करूंगा? 20 रुपए से। तो अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। तू बोलेगा क्यों? कर तू 1 रुपया 18 पैसे डिवाइडेड बाय 23 रुपए जो किया था उसकी जगह 20 रुपया। यस, इंटू 100 कितना आया? +10। सो तेरा बढ़ गया ना? इट इज 15.9%। अरे हाँ या ना? सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो रही है? पक्का? तो तेरा जो पहला वर्किंग तेरा ओवरऑल था न्यू का, वो चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। 8.33% से तेरे को क्या मिल रहा? लोन। वो बदलने नहीं वाला, क्योंकि वो नया ही निकाला है अपन ने। 16% से ही निकाला था ना उसको। हाँ, प्रेफरेंस को भी अपन ने नए से ही निकाला था 12%। उसका रेशियो भी बदलने वाला नहीं है। तो देखो, ये 1.25% वैसे की वैसी है, ये 0.60% वैसी की वैसी है। लेकिन यहाँ पे, हाँ, जहां पे अपना कितना आ रहा था पिछली बार 12, वहां पे कितना आ रहा? 12.72%। सो मेरी कॉस्ट क्या है? बढ़ रही है 14.57%। कोई दिक्कत डार्लिंग? खत्म हो गया प्रॉब्लम। समझा क्या? एक्सरसाइज में कितने प्रॉब्लम है? 7। तो ये अगले लेक्चर को लेंगे। कोई तकलीफ? श्योर? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुई? लेक्चर टुकड़ों में लिया ना तो मजा नहीं आता। इट शुड बी वन स्ट्रेच। 4 घंटा चलने दो, 4.5 घंटा चलने दो, 5 घंटा चलने दो, लेकिन पहले स्टार्ट से चालू किया ना तो आखिर के स्टार्ट एंड तक चलना चाहिए। अभी देखो, पहला लेक्चर अपना हो गया 2 घंटा 10-15 मिनट का, ये हो गया होगा 1 घंटे का लगभग। सही बात है ना? और मैं आपको टाइम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि तुम्हारे फॉर्मूला पे होल्ड नहीं है।
मतलब तुमने क्या किया? एक दिन की छुट्टी थी, 2 दिन की, तो तुमने किया क्या? ये मैं कंफ्यूज है, क्योंकि मैंने इतना दिल से फॉर्मूले सीखे थे, 2 घंटा 10-15 मिनट दे के पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था, विथ थ्योरेटिकल व्यू, विथ कंसेप्चुअल व्यू, विथ फॉर्मूला, कहाँ से क्या जाता है, कहाँ से क्या आता है। तुमने किया क्या फिर? हो गया रहते तो तुम मुंह बोला बोलते थे मेरे को एप्लीकेशन, अरे सर यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, यहाँ से ये करना चाहिए। वैसा दिख नहीं रहा मेरे को, एप्लीकेशन कम गिर रहे, इसलिए तुमको आज वापस टाइम दे रहा हूँ। नहीं तो मैं और 1 सवा घंटा बिठा के खत्म करने वाला था, बट मैं सिर्फ खत्म करके जाऊंगा, और तुम्हारा अगर बेस ही साउंड नहीं हुआ तो मेरा सिखाने का क्या फायदा है ना डार्लिंग? आया ना? क्या बेटा, सही बात है ना? तो मैं फास्ट सिखाते जाऊंगा और तुम गोटियां खेलते बैठोगे, आउटपुट नहीं आएगा ना। अपन सीख क्यों रहे? आउटपुट लाने के लिए। तो आउटपुट लाने के लिए जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुमको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना मेरे साथ। तो आज घर जाके वापस ये पूरी थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूले करो, उसके बाद यहाँ तक के प्रॉब्लम सॉल्व करो, जमा तो एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। कल कोई डिफिकल्टी रही तो मेरे को पूछो, और फिर कल अपन इसके एक्सरसाइज के जो भी 7-8 क्वेश्चन रहेंगे वो खत्म करेंगे, पक्का? कल श्योर खत्म करेंगे। कोई तकलीफ? थैंक यू, बाय, सी यू।